हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम सीटेट के क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है, जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है, उसको हम समझ रहे हैं, एकदम डीप में जाके समझ रहे हैं। तो अभी तक हम सीडीपी का एक पार्ट कर चुके हैं, ईवीएस का एक पार्ट कर चुके हैं। अगर ये आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी की बात करेंगे, क्योंकि हिंदी में दो पार्ट डिवाइड होता है, जिसमें 15 नंबर का अनसीन पैसेज आता है जो अपठित गद्यांश होते हैं, और 15 नंबर का पूछा जाता है शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी, यानी बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है, यानी जो भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो क्या होता है। तो भाषा अर्जन वो होता है जो हम एक्वायर करते हैं, कहीं से हम ग्रहण करते हैं। उसके लिए हमको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस हम इन्वायरमेंट से सीख जाते हैं। तो उसी की भाषा अर्जन के बारे में पूछा है कि भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। यहाँ पे 4 कथन हमको दिया है, उसमें से एक कोई सही है, बाकी 3 गलत है। जो ऑप्शन ए है उसमें दिया है सचेत और सुविचारित है। ऑप्शन बी में स्वाभाविक और सुविचारित है। स्वाभाविक और अचेतन है। भाषा एक प्रक्रिया है। तो हमारा जो भाषा अर्जन होता है वो क्या होता है, स्वाभाविक स्वाभाविक और अवचेतन होता है। मतलब इसको स्वाभाविक होता है, इसमें कोई ये रियल होता है, इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, कोई भी प्लानिंग नहीं करना पड़ता है। और अवचेतन है, यानी इसके लिए क्या बोलते हैं, हम इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम भाषा सीख जाएंगे। तो भाषा अर्जन अर्जन हमारा क्या है, स्वाभाविक और अवचेतन है। बाकी ये दोनों है, ये दोनों क्या है, ये भाषा अधिगम होता है। भाषा अगर भाषा अधिगम पूछ ले तो हम ये दोनों में से कोई ऑप्शन एक रहेगा तो हम उसको लगा देंगे। सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक और सुविचारित है। ये क्या होता है, हमारा भाषा अधिगम होता है। और स्वाभाविक और अवचेतन है, जहाँ पे अवचेतन आ जाए वो क्या होता है, वो हमारा भाषा अर्जन होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए जो क्वेश्चन सेकेंड है उसको देखते हैं। जो क्वेश्चन सेकेंड है इसमें है स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई का अवस्था में है तब I+1 स्तर किस प्रकार का निवेश से अर्जन संभव है। यानी स्टीफन क्रेसन एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जो पहला लैंग्वेज तो हम कैसे सीख लेते हैं, स्वाभाविक और अवचेतन से सीख लेते हैं। मतलब हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला भाषा क्या हिंदी है, तो हम हिंदी तो ऐसे ही देख देख के समाज में सीख गए। लेकिन इन्होंने कहा था, जो स्टीफन क्रेसन थे, इन्होंने कहा जो द्वितीय भाषा होता है उसको भी हम ऐसे ही सीख सकते हैं। कैसे, स्वाभाविक और अवचेतन रूप से। यानी केवल स्टीफन ही थे जो मानते थे जो सेकेंड लैंग्वेज भी होता है, जो द्वितीय भाषा भी होता है, वो क्या होता है, वो हम अपने एनवायरमेंट से सीख सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि कोई एक विद्यार्थी अगर जो उसको इंग्लिश सीखना है तो वो इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो हिंदी इंग्लिश सीख जाएगा। और जो कोई इंग्लिश वाला है लेकिन उसको हिंदी सीखना है तो कुछ सालों तक केवल हिंदी वाले इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो वहाँ से सीख जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो सेकेंड लैंग्वेज हमारा होता है वो भी हम एक्वायर कर सकते हैं, उसको भी हम अर्जन कर सकते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था क्या, I+1 का। अब आइए समझते हैं I+1 क्या होता है। मान लेते कोई स्टूडेंट 10th में पढ़ रहा है। जो 10th में पढ़ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल का कोई भी क्वेश्चन देंगे, यानी एक लेवल ऊपर देंगे, यानी जो जहाँ पे लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर देंगे, ताकि वो उसको मतलब कर नहीं पाएगा तो कम से कम उसको समझ पाएगा, सोच पाएगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा और 10th में और उसको MA या ग्रेजुएशन का क्वेश्चन दे देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो I+1 ही था। जो ये I है तो है ये वर्तमान में जो लेवल है उसको कहा जाता है, और +1 थोड़ा सा उसके ऊपर का जो लेवल होता है उसको दोनों मिला के ये I+1 बना है। तो ये I+1 का इन्होंने एक नाम दिया था, उसका वही नाम यहाँ पे पूछा है कि उसका क्या नाम है। तो उसका क्या नाम है, बोधगम्य निवेश नाम है। स्टीफन क्रेसन का I+1 जो स्तर है इसका क्या नाम है, बोधगम्य निवेश। आई होप आप समझ गए होंगे स्टीफन क्रेसन का I+1 का फॉर्मूला। और यहीं पे क्वेश्चन आगे यहीं पूछा भी है, जो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी से पूछा है। तो आइए पहले 3 नंबर कर लेते हैं, उसके बाद 4 करेंगे।
इसमें कहता है परिमाणतः, इसलिए इसे, इससे आगे, हालांकि, किसके उदाहरण है। तो ये सारे शब्द देखेंगे तो ये कंजक्शन यानी ये योजक उपकरण है, यानी ये क्या क्या काम करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी दो सेंटेंस होता है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए इनको योजक उपकरण कहा जाता है। आइए जो हमारा क्वेश्चन 4 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 4 में है माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश क्या है। देखिए यहीं पर अभी हमने पढ़ा बोधगम में निवेश क्या होता है, जो लेवल है उससे जस्ट ऊपर। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री। बिल्कुल सही बात है, थोड़े थोड़े ऊंचे होने चाहिए, बहुत ऊंचे स्तर नहीं होना चाहिए। जो जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा ही डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए, इतना हाई नहीं होना चाहिए कि बच्चा समझ ही ना पाए। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। बाकी और सब ऑप्शन देखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार, ये कुछ नहीं होता। अभी थोड़ा नीचे पूछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। जब बच्चा जो जितना जानता है उससे नीचे पूछ के क्या करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। जो ऑप्शन 4 है वो डी है, वो है विद्यार्थी के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। ऐसा कुछ नहीं है। बोधगम्य में निवेश क्या होता है, जो अभी वर्तमान में लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर। जो क्वेश्चन 5 है उसमें दिया है भारत में अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या सही है, यानी भारत में जो अंग्रेजी का जो इंग्लिश का जो लेवल है वो उसका उसके बारे में क्या सही है, उसके संदर्भ में क्या सही है। तो कहा था भारत, ये ऑप्शन हमारा है, यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है, नहीं है। जो आप जानते हैं भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है, उसमें भारत का कितने भाषा बताया गया है, 22 भाषा बताया गया है। लेकिन उसमें उसमें क्या है, उसमें अंग्रेजी नहीं है। जो 22 भाषा है उसमें अंग्रेजी नहीं आता है। 22 भाषा में कौन कौन आता है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कंकोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 लैंग्वेज है और ये 22 लैंग्वेज में क्या इंग्लिश नहीं आता है। यह भारत की संघ की कार्यकाली भाषा है। यह भारत की संघ की कार्यकाली भाषा नहीं है। कार्यकाली भाषा कौन सी है, कार्यकाली भाषा है हमारा हिंदी। जो हिंदी है वो कार्यकाली भाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी हिंदी है। और ये कब हुआ था, ये कौन सा आर्टिकल में है, 343 का फर्स्ट आर्टिकल में है, जो क्लॉज 1 है उसमें है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। आर्टिकल कितना, 343। और ये एक एक्ट आया था, कब आया था, 1963 में आया था। 1963 में जो आया था इसको ओला बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी राजभाषा अधिनियम। कितने में आया था, 1963 में आया था। उसके अनुसार क्या था, हमारा हिंदी जो है वो राज्य भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। और जो इंग्लिश होगा, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सहराज्य कार्यकाली भाषा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये भारत संघ की सहकार्यकाली भाषा है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये हमारे जो भारत संघ है, भारत देश है, इसका क्या है, कार्यकाली सहकार्यकाली भाषा है, ना कि कार्यकाली है। इसलिए आप देखते होंगे कहीं भी जाते होंगे तो वहाँ पे चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेप्ट की जाती है। तो इंग्लिश क्या है, ये भारत संघ की सहकार्यकाली भाषा, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है सीटेट में। हिंदी क्या है, हिंदी कार्यकाली भाषा है। अगर यहीं पे हिंदी रहता, यहाँ पे हिंदी रहता तो हमारे ये ऑप्शन सही हो जाता है, यह भारत संघ की कार्यकाली भाषा है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। और ये जो 22 लैंग्वेज है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो 22 भाषा है संविधान के 8वीं अनुसूची में, उसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है कि इसमें से कौन सा है जो 22 भाषाओं में से नहीं है। तो वो उसको, जब तक आपको 22 भाषा याद नहीं रहेगा तब तक आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 22 भाषा वो याद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं एक वीडियो में उसको याद करा भी दूंगा। बहुत ईजी है, अगर मैप के थ्रू आप याद कीजिएगा तो बहुत ईजी है। आइए जो हमारा क्वेश्चन 6 है अब उसको देखते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया है कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। यानी एक टीचर है जो क्लास में है तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए उसकी पहचान करना है। क्योंकि
जो बच्चे का जो आइडियल को होता है वो कौन होता है, टीचर होता है। वो बच्चे किसको फॉलो करते हैं, टीचर को फॉलो करते हैं। तो टीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे पे कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो आइए पहचान करते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो इसमें है, सब लोग मिलकर रह रहे थे, खुशनुमा कक्षा। यानी सब लोग मिलकर रह रहे हैं, बहुत हैप्पी क्लास है। ठीक है, हैप्पी होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी होनी चाहिए। अगर टीचर क्लास में है तो पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो इसको अभी हम साइड में, अभी इसको हम इसको ना गलत करते हैं ना सही करते हैं, अभी इसको रखते हैं, साइड में रखते हैं। जो ऑप्शन बी है, समूह के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला था। यानी एक समूह है जो उसने कुछ विचार रखा तो उससे क्या हुआ, टीचर का दिमाग उड़ गया। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। सी में है, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं होगा। यानी एक टीचर है वो क्या कह रहा है कि तुम जो लोग चुपचाप कक्षा में बैठो, अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, उठा के फेंक देंगे कक्षा से। तो ये टीचर का वो क्या होता, ये बाड़ी नहीं होना चाहिए, भाषा नहीं होनी चाहिए क्लास में। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी में, कृपया समूह में बैठिए और जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसमें आप देखेंगे तो कितने डिसिप्लिन तरीके से, कितने मर्यादित तरीके से टीचर ने कहा है कि क्या है, कृपया समूह में बैठिए। एक तरह से ये बहुत विनम्र है। और क्या समूह में बैठिए मतलब एक ग्रुप में बैठिए, जो चित्र, और यानी उन बच्चों को क्या एक चित्र दिया है और उस पर क्या कह रहा है, उस पर कह रहा है कि आप एक अनुच्छेद लिखिए। ये सबसे अच्छी जो लैंग्वेज एक टीचर की होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। वो बच्चों से ऐसा मिलकर रहे ताकि बच्चों को ये ना लगे कि ये टीचर ना हो के ये तानाशाह है, ये हम लोग को जो फीलिंग है, इमोशन है, इसको समझता नहीं है। जो हमारा होता है ना, बहुत लोगों को बातें बुरी लग जाती है। तो बच्चे तो बहुत संवेदनशील होते हैं, उनको भी बुरी लग सकती है। तो एक टीचर के ऐसा होना चाहिए कि वो बोले तो बच्चे को लगे कि नहीं, ये हमारे बीच का है, हमारा है, और ये हमारे जैसे हमसे कैसा मित्रवत व्यवहार रख रहा है, फ्रेंडली मतलब बिहेवियर रख रहा है। तो ये सबसे उपयुक्त है। जो टीचर की जो भाषा होना चाहिए कक्षा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे सही है, सबसे जो संदर्भ में है वो है। आप लोगों को थोड़ी आवाज़ जा रही होगी एक्स्ट्रा, तो बाहर शायद बारिश हो रही है तो इसलिए थोड़ा बहुत और नॉइज जा रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे। जो क्वेश्चन 7 है उसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें 3 तो भाषा शिक्षा की अवधारणा है, यानी उसका कंसेप्ट है, लेकिन चौथा नहीं है, तो उसी को हमको पहचान करना है। जो ऑप्शन ए है वो क्या है, मुद्रित समृद्ध परिवेश, यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। यानी जो कक्षा होता है उसमें क्या हो, उसमें बहुत सारे चार्ट लगा हो, पिक्चर्स लगा हो, ये मॉडल लगा हो। तो इससे क्या होगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रिंट जो मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है। इससे क्या होता है, बच्चे जल्दी से सीख लेते हैं। देखेंगे कि एप्पल यानी सेव है तो वो कैसा बना हुआ है, और उसको क्या बोलते हैं, उसके बगल में ही लिखा रहेगा एप्पल, तो वो देख लेंगे कि हाँ एप्पल मतलब सेव। उनके दिमाग में क्या होगा, एक विजुअल बन जाएगा। आजकल सबसे ज़्यादा ये मुद्रित समृद्ध परिवेश है, इसी का प्रयोग किया जाता है, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई हो। नेता अपने जब भी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें क्या बड़े बड़े बैनर बनवाते हैं, जो भी कंपनी प्रचार करती है वो अपना बहुत बड़ा मतलब एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट बनाती है। वो क्या होता है, वो मुद्रित परिवेश ही होता है, जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट ही होता है। जो दूसरा है ध्वनिक, ये ध्वनिक नहीं होता, ये ध्वनिक एक फिजिक्स का ये पार्ट होता है। इसमें वेव यानी तरंग के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ये फिजिक्स का हो जाता है, तो यही हमारा गलत है। और यही चूंकि गलत है तो यहाँ पे क्या गलत पूछा है, तो गलत का आंसर गलत ही होगा। तो ध्वनिक हमारा ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो ध्वनि विज्ञान होता है, ये भी ध्वनि विज्ञान क्या होता है, जैसे आप लोग से हिंदी ग्रामर में क्या पूछता है कि ख कि कहाँ से बोला जाता है, किस अंग से बोला जाता है, जीभ से बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। तो ये सारे कहाँ आते हैं, ये ध्वनि विज्ञान में आते हैं। और डिसलेक्सिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, पठन जिसको पढ़ने में जो विकार उत्पन्न होता है उसको कौन सी बीमारी होती है, डिसलेक्सिया की होती है। तो ये तीनों तो भाषा ये तीनों तो भाषा के क्या है, अवधारणा है। लेकिन ये जो ऑप्शन बी में ध्वनिक है, ये भाषा की अवधारणा नहीं है, ये फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें वेव के बारे में पढ़ाया जाता है, तरंग के बारे में पढ़ा जाता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन 8 में दिया है, निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है।
किसके लिए, यहाँ पे देखिएगा के लिए आकलन है, यानी अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, जिसमें सुधार के लिए और ज़्यादा गुंजाइश हो। तो अधिगम के लिए से याद रखिएगा सुधार के लिए आकलन, यानी जिसपे सुधार की सबसे ज़्यादा गुंजाइश हो। वार्षिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा सुधार की गुंजाइश होगी, नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये वर्ष के अंत में होता है, उसके बाद बच्चा क्या होता है, दूसरे क्लास में चला जाता है, तो वहाँ पे सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन ये गलत है। दूसरा, मध्य सत्र की परीक्षा, मध्य सत्र की परीक्षा में भी सुधार की गुंजाइश होगी, नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसमें भी हमको जो पिछले 6 महीने में जो पढ़े हैं उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। जो ऑप्शन थर्ड है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, एक फाइल होता है जिसमें बच्चे का जो क्या होता है दिन प्रतिदिन जो कार्य करता है उसको नोट किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल नोट किया जा रहा है। तो ले देके बच रहा है हमारा कौन, ऑप्शन डी। तो इसमें लिए ऑप्शन डी में है सप्ताह के लिए दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य, यानी सप्ताह यदि एक वीक में क्या है उसको कार्य दिया जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है और वो बना के लाता है, और वहाँ पे जो भी गलतियाँ करेगा क्या करेगा टीचर, उसको सुधारेगा, उसमें सुधार की गुंजाइश है। जहाँ पर भी गलती करेगा वहाँ पर टीचर अपना यदि सजेशन देगा कि ऐसे ऐसे करो, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिगम जो होगा, जो लर्निंग होगी उसमें क्या होगा, उसमें सुधार की गुंजाइश ज़्यादा है, सुधार किया जाएगा। तो अधिगम के लिए आकलन में क्या होता है, सुधार के लिए जो आकलन किया जाता है उसी को अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। जो क्वेश्चन 9 में है ट्रांस लैंग्वेज में से क्या तात्पर्य है, यानी ट्रांस लैंग्वेज में होता क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांस मतलब क्या होता है, पुराना होता है, और लैंग्वेज मतलब होता है जो लैंग्वेज, यानी जैसे कि ट्रांस हिमालय है, जो हिमालय का एक भाग है उसका क्या नाम है, ट्रांस हिमालय, यानी जो हिमालय पहले बन चुका है, जो पुराना हिमालय है उसी को ट्रांस हिमालय कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर ट्रांस शब्द का क्या है, पुराना। तो ट्रांस लैंग्वेज में क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषाओं की सीमाओं को चुनौती देना, यानी जो पुराने भाषा और परंपरा और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है, यानी जो पहले पुराने तरीके से जो डिफाइंड है लैंग्वेज उसी को चुनौती देना और उसको मॉडर्न में लाना, यही क्या होता है, ट्रांस लैंग्वेज में होता है। जो हमारा क्वेश्चन 10 है उसमें है निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, यानी इसमें से कौन सी जो अवधारणा है वो भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। तो हमारा चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, यानी चैलेंजिंग हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो एक हमारे शिक्षा की अवधारणा है, क्योंकि जब टीचिंग करेंगे तो वहाँ पर चैलेंजेस बहुत आएगा, तो वो हमारा एक अवधारणा है कि उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो ये हमारा होता है। जो बोधगम्य में निवेश, बोधगम्य में निवेश हमने आपको क्या बताया कि जो स्टूडेंट है उसके एक जो लेवल है उससे एक थोड़ा सा ऊपर का लेवल का क्या कहते हैं, बोधगम्य में निवेश कहते हैं। तो ये भी है। जो मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण, ये नहीं होता, ये किसका पार्ट है, ये बायोलॉजी का पार्ट है। तो ये थी क्या बोलते हैं, ये भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। सकारात्मक पुनर्बलन, ये भी भाषा शिक्षा की अवधारणा है, क्योंकि जब बच्चे कुछ अच्छा करेंगे तो उनको सकारात्मक पुनर्बलन देना, यानी रेनफोर्समेंट देना है। क्यों कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत। और जब वो क्वेश्चन मतलब आंसर देने का ट्राई करते हैं और गलत भी बताते हैं, तो वहाँ पर ये ना कहेंगे कि जाहिल मर जा, तो तुझसे कुछ नहीं होगा, उससे कहेंगे कि क्या वेल ट्राइड, बहुत अच्छा प्रयास है, अगली बार और अच्छे कोशिश कर रहा है। तो सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है ये भी भाषा शिक्षा की अवधारणा है। आइए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में है बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। क्या करती है, समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा किस रूप में जानी जाती है, यानी जब शुरुआती दौर था तो उस समय जो दूसरी भाषा थी, जो मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को हम एडॉप्ट कर रहे थे, उस समय दूसरी लैंग्वेज को किस रूप से में जाना जा रहा था। तो शुरुआती दौर में इसको क्या एक हस्तक्षेप या बाधा के रूप में जाना जा रहा था कि ये हमको क्या करेगी, ये हमारे लिए बर्डन होगा, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगी, ये हम जहाँ पे है वहीं पे रखे रहेगी, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकता। द्विभाषा होने के कारण क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो शुरुआती दौर में किस रूप में द्विभाषा को जाना जाता था, तो हस्तक्षेप
या बाधा के रूप में जाना जाता है। पता नहीं सीटेट वाले ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं। जब तक प्रीवियस ईयर आप नहीं देखेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। कितना भी पेडागोजी आप पढ़ लो, पेडागोजी पढ़ लो, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछ कहाँ रहे हैं, क्योंकि ये एकदम न्यू क्वेश्चन ला रहे हैं, पता ना कहाँ कहाँ से। आइए क्वेश्चन 12 देखते हैं। भाषा शिक्षा में रचनात्मक से क्या तात्पर्य है। यानी भाषा शिक्षा होता है, उसमें रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी से क्या तात्पर्य है, उसका मतलब क्या है। तो ऐसी कक्षाएं गतिविधि जो नवाचारी हो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो। मैंने जब आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग अभी सारी जो सोच पढ़ा रहा था उसमें क्या बताया था, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, वहाँ पर क्रिएटिविटी निकल के आती है, वहाँ पे बहुत कुछ करने की संभावना होती है। वहीं यहाँ पर क्या भाषा के रूप में पूछ दिया कि रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी क्या होती है यहाँ पर भाषा में। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी कक्षा होना चाहिए, ऐसी कक्षा में गतिविधि होना चाहिए जिसमें क्या हो, जो नवाचारी हो, मतलब जिसमें न्यू न्यू आइडिया हो, और उससे क्या होगा, जिससे बहुत कुछ करने की संभावना हो जाएगी। यानी बहुत कुछ नया कर सकते हैं, वहाँ से कुछ नया हम क्रिएट कर सकते हैं। तो भाषा शिक्षा में रचनात्मक से क्या तात्पर्य है, ऐसी कक्षा विधि जो नवाचारी हो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। जो क्वेश्चन 13 है इसमें है मिश्रित अधिगम कौन सा है। यानी मिक्स लर्निंग क्या है। मिक्स लर्निंग क्या होगा, जो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाई करते हैं, ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या होगा, मिक्स लर्निंग होगा। तो आइए अभी ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं, इसमें देखते हैं। तो कह रहा पहला है व्याकरण अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण। जो बी ऑप्शन है भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप, ये ऐप जो आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं वो उसको कहते हैं। तो भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप का मिश्रण। जो ऑप्शन 3 है ये क्या है, एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना। और ऑप्शन डी है पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। यही हमारा राइट आंसर है। जो पारंपरिक, जो पहले से चलते आ रहे, जो हमारा क्या है, ये जैसे किताब हो गया, कक्षा में जाके पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, पारंपरिक हुआ। और जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, ये वेब आधारित हो गया, ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये दोनों का जब मिक्सर होगा तो क्या होगा, जब मिक्स होगा तो क्या होगा, मिश्रित अधिगम होगा। ये भी क्वेश्चन सीटेट वाले ने न्यू ही लेकर आया, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आइए हम जो क्वेश्चन 14 में दिया है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। यानी जो बहुभाषिकता है वो किस आधार पे होनी चाहिए, मातृभाषा के आधार पे होनी चाहिए। और जो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता होती है वो क्या होती है। इसका सिंपल सा मतलब है, जो हमारी स्टडी होगी, जो हमारा अध्ययन होगा, जो हमारा अधिगम होगा, वो किस आधार पे होगा, मातृभाषा से शुरू होगा और उसमें डिफरेंट लैंग्वेज जुड़ते आगे चले जाएंगे, उसी को मातृभाषा आधारित अधिगम कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। जो पहला हमारा ऑप्शन है, जो ऑप्शन ए में है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी मातृभाषा पे तो आरंभ कर रहा है लेकिन बाद में अंग्रेजी पढ़ेगा, केवल एक ही भाषा पढ़ रहा है, तो ये बहुभाषिकता नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा के रूप में अध्ययन। तो जब सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा के रूप में अध्ययन होगा तो वो केवल मातृभाषा अधिगम होगा, ना कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता होगा। तो ये क्या होगा, ये केवल मातृभाषा आधारित अध्ययन के बारे में बात कर रहे थे, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। जो ऑप्शन सी है, प्रत्येक शिक्षार्थी को अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा में आरंभ करते हैं, इसमें आरंभ करते हैं, मातृभाषा में आरंभ करते हैं और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ते जाते हैं। और यही हमारा राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे क्या है, वो अपने जो घर पर बोली बोलते हैं उससे आरंभ करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो बहुत सारी भाषाओं से जुड़ते जाते हैं। जैसे वो हिंदी जानता है तो हिंदी से वो अपना क्या किया, अधिगम यानी स्टडी स्टार्ट किया, बाद में वो संस्कृत भी सीख लिया, इंग्लिश भी सीख लिया और अदर लैंग्वेज भी जैसे होते हैं और बहुत सारे फ्रेंच, जर्मन, ये सारे सीख लिया। तो ये क्या हो गया, मातृभाषा आधारित अधिगम हो गया। क्यों, क्योंकि वो अपने स्टडी किस आधार पे शुरू किया, अपनी मातृभाषा जो घर पे बोली जा रही थी उस भाषा से शुरू किया और बहुत सारी भाषाओं बोलना सीख गया। तो वो क्या होता है, मातृभाषा आधारित अधिगम होता है। जो डी ऑप्शन है, सभी विद्यालयों में अधिभाव की मांग
मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल अंग्रेजी मतलब एक भाषा हो जा रहा है। जो क्वेश्चन 15 है उसमें दिया है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सा है। यानी शिक्षा दो तरह की कक्षा होता है, एक शिक्षार्थी केंद्रित, एक अध्यापक केंद्रित। शिक्षार्थी केंद्रित में क्या होता है, जहाँ पर जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है वो सेंटर में होता है, और जो टीचर होता है एज ए फैसिलिटेटर होता है, यानी उसके जहाँ जहाँ बच्चों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे क्या हेल्प करता है। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, शिक्षार्थी केंद्रित यानी जो विद्यार्थी केंद्रित जो कक्षा होता है उसके बारे में पूछा है। तो पहला है जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर है, यानी जो जिस कक्षा में केवल टीचर ही निर्णय लेगा वो शिक्षा चाइल्ड सेंटर कभी भी वो कक्षा होगा नहीं होगा। ये किसके बारे में, ये अध्यापक केंद्रित शिक्षा के हमारे कक्षा के बारे में बता रहा है। हमसे क्या पूछा है, शिक्षार्थी केंद्रित पूछा है, जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व किस पे हो, अध्यापक पर होता हो। यानी जो कक्षा में जो भी चीज़ें हो रही है उसका सारा उत्तरदायित्व कौन है, वो टीचर है। जैसा टीचर चाहेगा वैसा ही होगा। तो ये भी क्या हो गया, ये टीचर सेंटर ये थी क्लास हो गया, तो ये भी हमारा गलत है। जो ऑप्शन सी है इसमें, जिसमें विद्यार्थियों को बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता हो और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है। यानी कोई कक्षा है उसमें कुछ बच्चों को पे ध्यान दिया जा रहा है और बहुत सारे बच्चे उस पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। तो ये शिक्षार्थी केंद्रित होगा ही नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें सारे बच्चों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा ऑप्शन डी है उसमें है जिसमें शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभव को समृद्ध किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो कोई बच्चा क्लास में आता है तो क्या होता है, उसके पास कोई हर टॉपिक के बारे में पहले से वो कुछ ना कुछ जानता है, और उसको क्या किया जाए, उस पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाए, और अनुभव जो होते हैं, जो उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको क्या किया जाए, वो टीचिंग में उसका एक्सपीरियंस को ऐड ऑन किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा। तो उससे क्या होगा, बच्चे को लगाव महसूस होगा कि मेरी भी बातें सुनी जा रही है, तो वो पढ़ाई में क्या करेगा, रुचि लेगा। तो यही हमारा राइट आंसर है, जिसमें शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज और अनुभव को शामिल किया, यानी एक्सपीरियंस को शामिल किया जा रहा है। तो आप आज की क्लास में हमने कितने 15 क्वेश्चन हिंदी के पेडागोजी के शिक्षण शास्त्र के हैं जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है बहुत ही डीप लेवल में जाके सीटेट वाले ने पूछा है। ये यहाँ पे ऐसे जब शिक्षण शास्त्र कहीं पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा डीप कहीं नहीं क्वेश्चन में मतलब पढ़ाया गया है कि जो क्वेश्चन सीटेट वाले पूछ रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो पूछना क्या चाहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेंबर के शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।